बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारी वीडियो है उसका मकसद एशियन सब कॉन्टिनेंट में अप्लाइड फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं फार्मासिस्ट के लिए उनको डिस्कस करना है। अगर हम अपने लेक्चर की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एशियन सब कॉन्टिनेंट स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अप्लाइड फार्मेसी से रिलेटेड डिफरेंट करियर रोल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो डिफरेंट करियर रोल्स हैं फार्मासिस्ट के, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस एक फील्ड से दूसरी फील्ड में कैसे वेरी करती हैं, ये भी हम देखेंगे। फार्मासिस्ट चूँकि मेडिसिन्स के रिसर्च से लेकर उसके एप्लीकेशंस तक का एक्सपर्ट होता है, इस वजह से उसकी जॉब काफ़ी वेरी करती हैं फ्रॉम वन एरिया टू द अदर, और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है फार्मासिस्ट के रोल्स में। अ, उससे पहले मैं ज़रा बात करना चाहूँगा फार्मेसी प्रैक्टिस से अप्लाइड फार्मेसी से रिलेटेड, चूँकि जो करियर ऑप्शंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्योरली फार्मेसी प्रैक्टिस की फील्ड से रिलेटेड है। फार्मेसी प्रैक्टिस या अप्लाइड फार्मेसी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की या फार्मास्यूटिकल साइंसेज की एक ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिन के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा भी फार्मास्यूटिकल साइंसेज की चार ब्रांचेज हैं जिसमें फार्माकोगनोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स है। फार्मेसी प्रैक्टिस को इसी वजह से अप्लाइड फार्मेसी भी कहा जाता है कि हम इसमें फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं ऑन कम्युनिटी लेवल, और इसके बारे में हम पहले एक लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। अब अप्लाइड फार्मेसी से रिलेटेड जो पहली हमारे पास एक फील्ड है वो कम्युनिटी फार्मेसी फार्मेसी की है, ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट की है, जिसका काम मेडिसिन्स को या ड्रग्स को या थेरेप्यूटिक गुड्स को प्रोक्योर करना यानी परचेज करना, स्टोरेज देना उसको, और उसके बाद डिस्पेंस करना टू द आउट पेशेंट्स या टू द जनरल कम्युनिटी। ये तीन रोल्स जो हैं, जो प्रोक्योरमेंट है, स्टोरेज है और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो तकरीबन हर तरह के फार्मासिस्ट के साथ कॉमन है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ रोल्स ऐसे हैं जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं अदर फार्मासिस्ट, उसमें एक कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग एक स्पेशलाइज किस्म की एक एक्सपर्टीज है जिसमें आप उन मेडिसिन्स को या ड्रग्स को कम्युनिटी लेवल फार्मेसी के लेवल पर ही बनाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। चूँकि कंपाउंडिंग के लिए आपको अलहदा एक एरिया, स्पेशलाइज्ड एरिया चाहिए होता है। कम्युनिटी फार्मेसी में स्पेशलाइज्ड लाइसेंस चाहिए होता है, उसके अलावा एक्सपर्ट फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं। तो इस वजह से कम्युनिटी फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मासिस्ट के मुकाबले में जो आगे रिटेल फार्मासिस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा प्रेफ़र करती है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बाकी रोल्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जो इसका बहुत बड़ा रोल है। मेडिसिन के इन एंड आउट को मैनेज करना एक अपने एरिया के अंदर, अपने सेटअप के अंदर, अपनी फार्मेसी के अंदर। उसके अलावा काउंसलिंग है पेशेंट को मेडिसिन से रिलेटेड। उसके अलावा जो स्टाफ है, आपके जो प्रेमिसेस है और आपकी जो स्टॉक है, उसकी मैनेजमेंट में भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल है। रिटेल फार्मासिस्ट, जैसे कि हमने बात की, ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट की तरह का ही एक फील्ड है, लेकिन इसमें आप कंपाउंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। बाकी इसमें आप ओवर द काउंटर ड्रग्स भी रख सकते हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह कम्युनिटी फार्मासिस्ट एक अपनी सर्विसेज देता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो चूंकि नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें आप मेडिसिन को प्रोक्योर करेंगे या ड्रग्स को या थेरेप्यूटिक गुड्स को उसको स्टोर करेंगे और इसके बाद उसको डिस्पेंस करेंगे, लेकिन इन पेशेंट्स को, या वो पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, जिनको इन पेशेंट्स भी कहते हैं, वार्ड में आप मेडिसिन को लेकर जाएंगे। क्योंकि इसका ताल्लुक हॉस्पिटल के साथ है, इस वजह से जनरल कम्युनिटी को ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो डील नहीं करते हैं। ये तो ऐसे रोल्स हैं जो कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट से। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड मैनेजमेंट है,
चूँकि एक बड़े लेवल पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये एक बड़ा क्रिटिकल रोल है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। क्लिनिकल रिसर्च में आप अपनी एक्सपर्टीज दे रहे होते हैं। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग है, ट्रेनिंग है इंटर्निस की और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रोल्स हैं जो टाइम की कमी की वजह से हम डिटेल में नहीं कर सकते। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग एक नया एक रोल है कि आपके जो हॉस्पिटल है वो बाहर से इंडस्ट्री से मेडिसिन परचेज करने के बजाय एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन द हॉस्पिटल ही बना लेते हैं और उसमें अपनी ड्रग्स को या मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करके अपने हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। ज़ाहिरी बात है कि इस तरीके से उनको बड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है और इस पे काम हो भी रहा है पाकिस्तान में। शिफा आई हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में है वो ऑप्थाल्मिक ड्रॉप्स, ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस वगैरह को इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में बनाकर अपने पेशेंट को यूज़ करते हैं और वहाँ पे भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक बड़ा रोल है। तो एक्सपेंडेड रोल है, वेरी करते हैं एक हॉस्पिटल से छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में। लेकिन समराइज्ड अगर हम करें तो मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोक्योर करना, उसके बाद स्टोर करना और डिस्पेंस करना इन पेशेंट को, ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का मेन रोल है। रेडियो फार्मासिस्ट जिसको न्यूक्लियर फार्मासिस्ट भी कहते हैं, लेकिन इससे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वो ड्रग्स होती है या वो फार्मास्यूटिकल्स होती हैं जो रेडिएशन एमिट करती है और अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन एमिट करती है। इन रेडिएशंस को हम कैंसर की ट्रीटमेंट में भी, लेकिन सिर्फ कैंसर की ट्रीटमेंट में नहीं, नॉन कैंसरस डिजीज में भी यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका जो यूज़ है वो बढ़ रहा है। अब चूंकि ये एक कन्वेंशनल ड्रग्स से डिफरेंट होती हैं, इस वजह से इसमें जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो चूंकि हॉस्पिटल के अंदर ही रेडियो फार्मेसी में प्रिपेयर और कंपाउंड हो रहे होते हैं, तो इस वजह से उनकी कंपाउंडिंग प्रिपरेशन ये हमारे रेडियो फार्मासिस्ट करते हैं। उसके अलावा उनकी क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करना, इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं उनको कैलिब्रेट करना, ये हमारे रेडियो फार्मासिस्ट करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की पैकिंग, लेबलिंग और डिस्पेंसिंग टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल या टू द नर्स, ये न्यूक्लियर फार्मासिस्ट करते हैं, चूंकि आप रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को डायरेक्ट पेशेंट को डिस्पेंस नहीं करते। उसके अलावा चूंकि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बजाते खुद काफ़ी डेंजरस होती हैं और जो फार्मासिस्ट या जो स्टाफ रेडियो फार्मेसी में अपने ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं वो प्रोन होते हैं टुवर्ड्स दीज एडवर्स इफेक्ट्स। तो उनको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करना और इससे रिलेटेड बाकी फंक्शंस को परफॉर्म करना, ये भी एक न्यूक्लियर फार्मासिस्ट की एक रोल में आ जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रोल्स हैं जो हम टाइम की कमी की वजह से डिस्कस नहीं कर रहे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक नया रोल है जिसके साथ हमारे जो ग्रेजुएट फार्मासिस्ट हैं वो कुछ कम समझते हैं इस चीज़ को। क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर आप देखें जो पहले रोल्स हमने बात की है वो तमाम फार्मासिस्ट के रोल्स ड्रग ओरिएंटेड है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक वाहिद फार्मासिस्ट का रोल है जो पेशेंट ओरिएंटेड फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि नाम से भी पता लग रहा है। एक बात, दूसरी बात, क्लिनिकल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मासिस्ट हम ये समझ रहे होते हैं कि इसके लिए आप हॉस्पिटल का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हो तो आप ये रोल परफॉर्म कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स ये कहती हैं कि आप कम्युनिटी फार्मेसी के लेवल पर, रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल लेवल फार्मेसी के लेवल पर भी क्लिनिकल फार्मेसी रिलेटेड सर्विसेज आप दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपके हॉस्पिटल में एक इंडिपेंडेंट फॉर डिपार्टमेंट हो क्लिनिकल फार्मेसी का तो क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट चूंकि पेशेंट ओरिएंटेड फील्ड है, तो इस वजह से पेशेंट जो मेडिसिन या ड्रग थेरेपी, फार्माकोथेरेपी यूज़ कर रहा है उसको रेशनलाइज करना और ऑप्टिमाइज करना, ये मेन रोल्स हैं। Rationalize means to give the right medicine to the right patient in the right time, in the right dose, right route of administration, right frequency, right duration, etc. That is rationalization और optimization to get the maximum benefit from the drug. तो ये दो मेन ऐसे रोल्स हैं जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन इसके अलावा भी एडीआर रिपोर्टिंग है, ये भी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक रोल है। क्रोनिक डिजीजेज जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, ट्यूमर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं,
इनकी उनको फार्माकोथेरेपी प्लान डिज़ाइन करना, मेडिकेशन प्लान डिज़ाइन करना इन कंसल्टेशन विद प्रिस्क्राइबर, ये भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट करते हैं। कंप्लायंस को इम्प्रूव करना, यानी पेशेंट की थेरेपी को एज़ अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस यूज़ करवाना पेशेंट को, ये एक रोल है। फार्माको इकोनॉमिक्स के पेशेंट की इकोनॉमिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग फार्माकोथेरेपी डिज़ाइन करना, ये एक मेन रोल समझा जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रोल्स हैं जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम कंक्लूड करें तो मेडिसिन्स को रेशनलाइज़ करना फार्माकोथेरेपी को और ऑप्टिमाइज़ करना, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट के मेन रोल्स में समझा जाता है। प्राइमरी केयर फार्मासिस्ट एक ऐसा रोल है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में तो हमारे फार्मासिस्ट प्रोवाइड सब हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में इसका इतना कांसेप्ट नहीं है। ये सिंपल आप एक कम्युनिटी फार्मेसी ही होती है या रिटेल फार्मेसी ही होती है जिसमें आप उन प्रोडक्ट्स को रखते हैं जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की या दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप रिकमेंड करते हैं। माइनर एलिमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं जिसमें आपको बाकी प्रोवाइडर्स की ज़रूरत नहीं होती। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फार्मूला मिल्क है। कॉस्मोस्यूटिकल्स हैं जो मेडिकेटेड भी हो सकते हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, वो भी एक प्राइमरी केयर फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ ऐसी नॉन इंटरवेंशनल सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल बीपी, डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग अगर आप करना चाहें। लेकिन यहाँ पे आप क्योंकि वेरी करते हैं जो हमारे रेगुलेटरी लॉज हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो आपको अपने रेगुलेटरी लॉज को देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं। वो सर्विसेज जो आपको आपके रेगुलेटरी लॉज अलाउ नहीं करते हैं, वो प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन चूंकि ये जो सर्विसेज हमने बात की है, ये दुनिया में कहीं पर भी फार्मासिस्ट को मना नहीं किया जाता इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने से। वेटरनरी फार्मासिस्ट है, इसमें आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें वही कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेटरनरी प्रोडक्ट्स को फोकस करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोक्योरमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज को और डिस्ट्रीब्यूशन को। ये रोल आप इंडिपेंडेंटली एक वेटरनरी फार्मेसी के सेटअप में भी कर सकते हैं और जो वेटरनरी सेटअप्स हैं, वेटरनरी फार्म्स हैं, वेटरनरी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज अगर आप अप्लाइड लेवल पे अगर जॉब करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी इन सर्विसेज इन इस रोल को परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा वेटरनरी प्रोडक्ट्स को आप एक रिटेल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर भी स्पेशल रैक्स में या एक स्पेशलाइज्ड एरिया में कर सकते हैं। अगर आप एक इंडिपेंडेंट वेटरनरी सेटअप या वेटरनरी फार्मेसी नहीं चलाना चाहते तो आप एक जो जर्नल कम्युनिटी फार्मेसी है या जर्नल रिटेल फार्मेसी है, उसके अंदर भी आप वेटरनरी फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल है चूंकि वेटरनरी फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपाउंड किए जाते हैं। वो स्मॉल स्केल पर फार्मेसी के अंदर ही बनाई जाती हैं, तो ये फार्मासिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कंपाउंडिंग प्रो का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिटी को या नहीं करता। सप्लाई चेन फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें, चूँकि जो मेडिकेशंस हैं या प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ड्रग्स भी आ जाती हैं, मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, थेरेप्यूटिक गुड्स भी आ जाते हैं। तो वो आपके प्रोडक्शन एरिया से आते हैं होलसेल में, कुछ कंट्रीज़ में होलसेल का कांसेप्ट है, उससे डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं, फिर सेल्स पॉइंट्स पे और उसके बाद पेशेंट को। अब ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पे फार्मासिस्ट एज़ अ सप्लाई चेन फार्मासिस्ट अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पे आप बल्क में आप मेडिसिन्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, तो वहाँ पे बजाय हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से ये रोल लेने के सप्लाई चेन फार्मासिस्ट को हायर किया जाता है और वो मेडिसिन्स को प्रोक्योर करता है हॉस्पिटल के लिए। इसके अलावा अगर आप चेन ऑफ फार्मेसीज़ में हैं, तो आप मुख्तलिफ फार्मेसी चेन्स के लिए मेडिसिन्स प्रोक्योर कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रोक्योर कर रहे हैं, तो और आगे जाके उसको डिफरेंट फार्मेसीज़ में आप चेन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे आप इस रोल को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल जैसे हमने बात की, डायरेक्ट प्रोडक्शन से सेल पॉइंट पे नहीं आती, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर भी फार्मासिस्ट का होना लीगली भी और प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
रेगुलेटरी फार्मासिस्ट हमारे जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ लॉज हैं उनको कम्युनिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना, या अगर आप एक किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम रेगुलेटरी फार्मासिस्ट कहते हैं। ये चूँकि फार्मासिस्ट का डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ ताल्लुक नहीं होता, जिस तरह से हमारे जो बाकी फार्मासिस्ट हैं, कम्युनिटी में, रिटेल में या हॉस्पिटल, क्लिनिकल लेवल पे काम करते हैं। ये फार्मासिस्ट जो हैं, वो चूँकि लॉज़ को या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं, तो डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ इनका इंटरेक्शन नहीं होता। अब इसमें आपके प्राइवेट लेवल की जॉब्स भी आ सकती हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ जॉब्स हैं। हम तो सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर से वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके अलावा चीफ फार्मासिस्ट जो हैं, जो पेशेंट को डायरेक्ट या ड्रग्स को डायरेक्ट या कम्युनिटी को डायरेक्ट इंटैक्ट नहीं करता, लेकिन वो इन्वॉल्व होता है सर्विसेज में, तो वो रेगुलेटरी फार्मासिस्ट की कैटेगरी में आता है। पॉलिसी मेकर्स हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो हमारे अपर लेवल मैनेजर्स हैं, वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हमारे फार्मासिस्ट के माइंड में कुछ बातें हैं जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली टू सेल द प्रोडक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना ही फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग नहीं है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में ओके, इससे हम एग्री करते हैं कि सेलिंग जो है, इस प्रोडक्ट को सेल करना एक बड़ा प्राइमरी रोल है मार्केटिंग का, लेकिन इसके ऊपर आपकी मार्केटिंग बेस नहीं करती। आपकी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में प्लानिंग है, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारे ऐसे रोल्स हैं जो हमारी मेडिकल या मेडिसिनल मार्केटिंग में या फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। तो जब हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में सेल्स रैप का कांसेप्ट आता है, जो कि एक प्राइमरी एक रोल है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे रोल्स हैं जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि आप एक इंडस्ट्री के लिए, एक स्पेशलाइज्ड किसी फार्मास्यूटिकल सेटअप के लिए आप उसकी मार्केटिंग करें, बल्कि आप इंडिपेंडेंटली भी किसी प्रोडक्ट को लेकर उसको मार्केट कर सकते हैं। और जो हमने रोल्स डिस्कस किए, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मार्केट इंफॉर्मेशन तक, ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट द सेल्स रैप, it has a widespread roles as well. कुछ रोल्स ऐसे भी हैं जो फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, चूँकि हमारा स्कोप नहीं है, लेकिन हमारे सुनने वालों को ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंने जितनी भी रोल्स आपको बताए, करियर ऑप्शंस दिखाए, ये वो ऑप्शंस हैं जो एप्लाइड फार्मेसी से रिलेटेड हैं। स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने बात की कि एप्लाइड फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस एक फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रांच है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोल्स हैं जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं, लेकिन वो मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किए। उसकी वजह यही है कि वो रोल्स आपकी एप्लाइड फार्मेसी के स्कोप में नहीं आते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके आपको सिर्फ कुछ आइडिया दे दूँ। इसमें हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे फार्मासिस्ट रोल प्ले कर रहे हैं, अ, उसमें आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है बड़ी इंडस्ट्रीज़ में। तो वो ऐसे रोल्स हैं जो चूँकि एप्लाइड फार्मेसी में नहीं आते, लेकिन हमारे फार्मासिस्ट वहाँ पे जाते हैं। रिसर्च एंड एकेडेमिया है, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे रोल्स हैं जो एक फार्मासिस्ट जो है वो अपने डोमेन के अंदर रहकर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, इंडिपेंडेंटली भी और उसके अलावा किसी हायरिंग के थ्रू भी। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ जो रोज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।